हेलो एवरीवन, आई एम सन्नी, योर फिजिक्स टीचर। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का टॉपिक क्या होगा? एलसी ऑसिलेशंस। तो आज के इस लेक्चर में हम एलसी ऑसिलेशंस को पढ़ेंगे। मतलब एक कैपेसिटर को चार्ज करके एक इंडक्टर के अक्रॉस उसको जोड़ देंगे, तो वहाँ पे कैपेसिटर में चार्ज सिंपल हार्मोनिकली वेरी करेगा, मतलब ऑसिलेट करेगा कैपेसिटर पे चार्ज। तो इन ऑसिलेशंस को बोलते हैं एलसी ऑसिलेशंस। और फिर एलसी ऑसिलेशंस के ऊपर बेस्ड एक न्यूमेरिकल को सोल्व करेंगे, और फिर लास्ट में इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फ्लक्स में क्या रिलेशन होता है उसको पढ़ेंगे। तो मेनली आज का टॉपिक क्या है हमारा? एलसी ऑसिलेशंस। तो देखो एलसी ऑसिलेशंस में क्या करते हैं हम, एक कैपेसिटर ले लो जिसका कैपेसिटेंस मान लो C है। इसको है ना विद द हेल्प ऑफ बैटरी फुल्ली चार्ज कर दो। मान लो बैटरी है V0 वोल्ट की। तो देखो यहाँ पे जो वायर है, वायर का रेजिस्टेंस भी होगा, तो ये RC सर्किट बन जाएगा ना। तो काफ़ी टाइम बाद ये कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो जाएगा। जब इस सर्किट में करंट घटता घटता कितना हो जाएगा? 0। RC सर्किट हम पढ़ चुके हैं। तो t = इन्फिनिटी पे जब ये कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो जाएगा, इस सर्किट में करंट क्या हो जाएगा? 0। तो ये V0 सारी की सारी वोल्टेज कैपेसिटर के अक्रॉस आ जाएगी, और कैपेसिटर क्या हो जाएगा? फुल्ली चार्ज। ठीक है। तो कैपेसिटर पे चार्ज मान लो आ जाएगा कैपिटल Q, और कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज मान लो वो आ जाएगी V0। तो कैपिटल Q को CV0 लिखोगे ना। ठीक है। अब मैं देखो इसके साथ क्या करूंगा, इस चार्ज कैपेसिटर को कनेक्ट करने वाला हूं किसके साथ? इंडक्टर के साथ। ये क्या है? इंडक्टर। ठीक है। अभी देखो मैंने सर्किट यहां पे क्लोज नहीं किया है, तो ये चार्ज कैपेसिटर है। ठीक है ना, कैपेसिटेंस C। तो यहां पे मैंने एक इंडक्टर लिया जिसका सेल्फ इंडक्टेंस है L। ठीक है। तो मतलब इस कैपेसिटर को है ना, इस चार्ज कैपेसिटर को मैं इंडक्टर के अक्रॉस लगाने जा रहा हूं। अभी तक मैंने इस सर्किट को क्लोज नहीं किया है। ठीक है। तो जैसे ही है ना मैं इस सर्किट को क्लोज कर दूंगा, ठीक है ना, t = 0 पे जैसे ही सर्किट को क्लोज करूंगा, तो जैसे जैसे टाइम पास होता जाएगा इस कैपेसिटर पे है ना चार्ज ऑसिलेट करेगा सिंपल हार्मोनिकली। कभी इस प्लेट पे पॉजिटिव आएगा, इस प्लेट पे नेगेटिव, और ये भी टाइम के साथ चेंज होना। ये हम आज के लेक्चर में इस सब को देखेंगे। ठीक है। और कभी पोलैरिटी चेंज हो जाएगी, इस प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, इस प्लेट पे नेगेटिव, और इस सर्किट में करंट वो भी टाइम के साथ चेंज होगा। ठीक है ना। और कभी करंट ऐसे फ्लो करेगा, टाइम के साथ तो चेंज होगा ही, और कभी करंट ऐसे फ्लो करेगा, टाइम के साथ चेंज होगा। तो कुल मिला के यहाँ पे जैसे मैं इस चार्ज कैपेसिटर को इंडक्टर के अक्रॉस लगाऊंगा ना, तो इस सर्किट में क्या होगा? कभी ये कैपेसिटर डिस्चार्ज होगा, और कभी कभी ये कैपेसिटर में चार्ज होता हुआ दिखाई देगा। ठीक है। तो मतलब जैसे ही मैं इस सर्किट को क्लोज कर दूंगा ना, तो विद टाइम चार्ज ऑन दिस कैपेसिटर सिंपल हार्मोनिकली ऑसिलेट करेगा। इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? एलसी ऑसिलेशंस। ठीक है ना। तो t = 0 पे जैसे मैंने इस सर्किट को क्लोज किया है, कैपेसिटर पे चार्ज ये है, यहाँ पे +Q, यहाँ पे -Q, इस प्लेट पे +Q, इस प्लेट पे -Q। t = 0 की बात है ये तो। ठीक है। तो मतलब अगर मैं इस सर्किट की बात करूं, t = 0 पे कैपेसिटर पे चार्ज किस तरीके से है? ऐसे।
प्लस क्यू माइनस क्यू, ठीक है ना। अब देखो अभी के लिए आपको क्या होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्या होगा जैसे ही मैं इस सर्किट को क्लोज करूंगा, क्या होता हुआ दिखाई दे रहा है, ये कैपेसिटर डिस्चार्ज होगा, ठीक है ना। मतलब इस कैपेसिटर पे चार्ज कम होता जाएगा टाइम के साथ, केवल अभी के लिए तो ऐसा होता हुआ नजर आ रहा है ना। तो मतलब एक तरह से करंट इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा। अभी के लिए ऐसा नजर आ रहा है कि भाई इस कैपेसिटर पे चार्ज घटता जाएगा, मान लो इस प्लेट पे पॉजिटिव रहेगा, इस प्लेट पे नेगेटिव। अभी के लिए ऐसा लग रहा है ना, इस कैपेसिटर पे चार्ज टाइम के साथ कम होता जाएगा और करंट ऐसे फ्लो करेगा, ठीक है। तो मान लो एट एनी इंस्टेंट टी कैपेसिटर पे ये चार्ज आएगा स्मॉल क्यू माइनस क्यू, और ऐसे करंट फ्लो कर रहा होगा आई, ठीक है, एट एनी इंस्टेंट टी। और एक और चीज देखो, यह चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। जब है ना इस कैपेसिटर पे चार्ज कुछ ऐसे आएगा पॉजिटिव नेगेटिव, मतलब इस प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज, इस प्लेट पे नेगेटिव चार्ज, तो क्या बोला जाएगा कि कैपेसिटर पे चार्ज क्या है, पॉजिटिव, मतलब स्मॉल क्यू को बोला जाएगा पॉजिटिव। और ऐसा भी हो सकता है, थोड़ी देर में पता चलेगा कि इस कैपेसिटर पे चार्ज कैसे आए, यहां पे पॉजिटिव आ जाए, यहां पे नेगेटिव, मतलब इस प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज, इस प्लेट पे नेगेटिव, तो क्या बोला जाएगा, चार्ज ऑन कैपेसिटर क्यू, उसको क्या बोला जाएगा, नेगेटिव, ठीक है। और देखो इस सर्किट में करंट केवल इसी डायरेक्शन में फ्लो नहीं होगा, अभी थोड़ी देर में ये सारी चीजें पता चलेंगी, ऐसा भी फ्लो हो सकता है। हाँ, लेकिन एक बात ध्यान रखना, जब इस सर्किट में करंट ऐसे फ्लो हो, मतलब यूं, तो करंट इन दिस सर्किट आई, उसको क्या लिया जाएगा, पॉजिटिव। और अगर सर्किट में किसी टाइम पे करंट ऐसे फ्लो हुआ, मतलब ऐसे, तो हम क्या लेंगे, सर्किट में करंट आई को क्या लेंगे, नेगेटिव, ठीक है ना। इन छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना। तो किसी टाइम पे चार्ज ऑन दिस कैपेसिटर वो क्या है, स्मॉल क्यू, और करंट इन दिस सर्किट इज आई। ये आपको पता चल गया कि अगर कैपेसिटर की प्लेट्स पे कुछ ऐसे चार्ज आया, यहाँ पे पॉजिटिव यहाँ पे नेगेटिव, तो चार्ज ऑन कैपेसिटर क्यू, उसको क्या बोला जाएगा, पॉजिटिव। और किसी टाइम पे ऐसा भी हो सकता है, कैपेसिटर की प्लेट्स पे कुछ ऐसे चार्ज आए, यहाँ पे पॉजिटिव यहाँ पे नेगेटिव, तो चार्ज ऑन दिस कैपेसिटर जो कि स्मॉल क्यू है, तब क्या बोला जाएगा, वो नेगेटिव है, ठीक है। और जब ऐसे करंट फ्लो होगा किसी टाइम पे, तो करंट इन दी सर्किट आई, उसको क्या बोला जाएगा, पॉजिटिव। और जब उल्टा फ्लो होगा करंट ऐसे, तो करंट इन दी सर्किट आई, उसको क्या बोला जाएगा, नेगेटिव, ठीक है। अब देखो इनिशियली, मतलब एट टी इज इक्वल टू 0 पे क्या था, उसको गौर करो। हमने इस चार्ज कैपेसिटर को एक इंडक्टर के अक्रॉस कनेक्ट कर दिया था, है ना। जैसे ही मैं इस सर्किट को क्लोज करूंगा या स्विच को ऑन करूंगा, उसको बोलते हैं टी इज इक्वल टू 0 टाइम। तो इस कैपेसिटर पे ऐसे चार्ज होगा, प्लस क्यू माइनस क्यू। तो यहां से तो अपन तो यही सोचेगा ना, क्या सोचेंगे हम, इसके बाद में क्या होगा, मतलब जैसे टाइम पास होगा कि भाई ये कैपेसिटर डिस्चार्ज होना शुरू होगा, नाउ कैपेसिटर डिस्चार्ज, और ऐसा होगा भी। तो मतलब एक तरह से ऐसे करंट फ्लो करेगा, है ना, ऐसे ही सोचेंगे ना, ऐसे करंट फ्लो करेगा। तो मतलब कैपेसिटर के ऊपर चार्ज वो क्या होता जाएगा, कम, मतलब कैपेसिटर डिस्चार्ज होगा, और इस सर्किट में करंट
ऐसे फ्लो करेगा, ठीक है ना। और इस सर्किट में करंट बढ़ेगा, ऐसे सोचेंगे ना, कैपेसिटर डिस्चार्ज होगा, हाँ रहेगा ऐसे पॉजिटिव नेगेटिव, और हमेशा इस कैपेसिटर पे चार्ज ऐसे पॉजिटिव नेगेटिव नहीं रहेगा, पोलैरिटी रिवर्स भी होगी, यहाँ पे पॉजिटिव आएगा और यहाँ पे नेगेटिव। लेकिन जैसे ही हम सर्किट को क्लोज करेंगे, हम जब सोचने पे आएंगे तो हमें तो ऐसा ही लगेगा ना कि जैसे ही सर्किट को क्लोज करेंगे कैपेसिटर की इस प्लेट पे चार्ज कम होता जाएगा, मतलब कैपेसिटर डिस्चार्ज होगा, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव प्लेट, और करंट ऐसे फ्लो करेगा और सर्किट में करंट बढ़ेगा, ऐसे सोचेंगे ना। तो इस सोच के बेस पे हम क्या लिखेंगे यहां पे कि इस इंडक्टर के क्रॉस ऐसे ईएमएफ इंड्यूस होगा, और क्या एल डी आई बाई डी टी या माइनस एल डी आई बाई डी टी, ये बताओ। ये अभी इसको फाइनल करना है, यहां पे एल डी आई बाई डी टी लिखेंगे या माइनस एल डी आई बाई डी टी। तो देखो जैसे ही मैंने इस सर्किट को क्लोज किया तो कैपेसिटर डिस्चार्ज होगा, ऐसा ही सोचेंगे हम, और होगा भी ऐसा ही, और इस सर्किट में ऐसे करंट टाइम के साथ बढ़ेगा। तो इस सर्किट में ऐसे करंट टाइम के साथ बढ़ेगा तो ईएमएफ इंड्यूस तो ऐसा ही होगा, सीधी सी बात है। लेकिन ये जो ईएमएफ इंड्यूस्ड का मैग्नीट्यूड है वो एल डी आई बाई डी टी लिखूंगा या माइनस एल डी आई बाई डी टी। इंड्यूस्ड ईएमएफ का मैग्नीट्यूड तो पॉजिटिव होगा, तो उसको एल डी आई बाई डी टी लिखूंगा या माइनस एल डी आई बाई डी टी। तो जैसे ही मैं सर्किट को क्लोज करूंगा हम ऐसे सोचेंगे ना कि भाई कैपेसिटर डिस्चार्ज होगा, और ऐसा होगा भी, और ऐसे करंट फ्लो करेगा और करंट टाइम के साथ बढ़ेगा, और ऐसा होगा भी। तो करंट टाइम के साथ बढ़ेगा तो डी आई बाई डी टी की वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव। तो एल इंटू में डी आई बाई डी टी पॉजिटिव आया ना, तो इसका मतलब हम इंड्यूस्ड ईएमएफ इस इंडक्टर के अक्रॉस ऐसे बनाएंगे, पॉजिटिव नेगेटिव और एल डी आई बाई डी टी। ये हायर पोटेंशियल और ये लोअर पोटेंशियल, ऐसा ही मैंने क्यों लिखा, क्योंकि जैसे आप इस सर्किट को क्लोज करोगे t इज इक्वल टू 0 पे, तो कैपेसिटर डिस्चार्ज होगा, ये प्लेट पॉजिटिव रहेगी ना, ये प्लेट नेगेटिव, तो ये पॉइंट हायर पोटेंशियल पे रहेगा, ये लोअर पे, और इसके साथ इंडक्टर लगा हुआ है, तो हमेशा ये बात तो पक्की है कि ये दोनों पैरेलल में रहेंगे। तो जैसे ही मैं सर्किट को क्लोज करूंगा तो इस कैपेसिटर पे चार्ज घटेगा, मतलब ये कैपेसिटर डिस्चार्ज होगा, और इस सर्किट में ऐसे करंट फ्लो करेगा, और इस सर्किट में करंट बढ़ेगा जैसे जैसे कैपेसिटर डिस्चार्ज होगा, ऐसे ही सोचेंगे ना। तो सर्किट में करंट बढ़ेगा ऐसे, तो ईएमएफ इंड्यूस तो ऐसा ही होगा ना अक्रॉस इंडक्टर, और सर्किट में करंट टाइम के साथ बढ़ेगा तो डी आई बाई डी टी की वैल्यू पॉजिटिव आएगी, तो एल डी आई बाई डी टी पॉजिटिव बन जाएगा, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ को एल डी आई बाई डी टी ही लिखा जाएगा। और देखो एक और चीज, आई को आप ये बताओ डी क्यू बाई डी टी लिखोगे या माइनस डी क्यू बाई डी टी, अब इन दोनों में से एक डिसाइड करना है। जो इस सर्किट में इंस्टेंटेनियस करंट है आई, उसको डी क्यू बाई डी टी लिखोगे या माइनस डी क्यू बाई डी टी, इसको डिसाइड कर लो। कैसे डिसाइड करेंगे, देखो जैसे ही मैंने t इज इक्वल टू 0 पे इस सर्किट को क्लोज किया तो कैपेसिटर डिस्चार्ज होगा, मतलब कैपेसिटर पे चार्ज टाइम के साथ घटेगा, तो डी क्यू बाई डी टी की वैल्यू वो क्या आएगी, नेगेटिव, और करंट ऐसे फ्लो करेगा और वो करंट टाइम के साथ बढ़ेगा। जब ऐसे करंट फ्लो करेगा तो करंट को पॉजिटिव लिया जाएगा ना, तो मतलब आई क्या आना चाहिए, पॉजिटिव। तो डी क्यू बाई डी टी से पॉजिटिव आएगा या माइनस डी क्यू बाई डी टी से, माइनस डी क्यू बाई डी टी से, क्योंकि जैसे आप सर्किट को क्लोज करोगे तो कैपेसिटर डिस्चार्ज होगा ना, तो कैपेसिटर पे चार्ज टाइम के साथ घटेगा। इनिशियल थिंकिंग तो हमारी यही है और ऐसा होगा भी इनिशियली।
तो डी क्यू बाई डी टी टाइम के साथ क्या होगा, सॉरी क्यू चार्ज ऑन दिस कैपेसिटर टाइम के साथ क्या होगा, घटेगा। तो उससे डी क्यू बाई डी टी की वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव। तो नेगेटिव नेगेटिव क्या बन जाए, पॉजिटिव। तो आई को डी क्यू बाई डी टी नहीं लिखा जाएगा, क्या लिखा जाएगा, माइनस डी क्यू बाई डी टी। ठीक है, तो यहां पे सर्किट में t इक्वल टू टी पे जो इंस्टेंटेनियस करंट आई उसको माइनस डी क्यू बाई डी टी लिखा जाएगा। ठीक है, और देखो ये इंडक्टर और कैपेसिटर हमेशा पैरेलल में रहेंगे, साफ दिखाई दे रहा है। ये जो इंडक्टर और कैपेसिटर क्या रहेंगे, पैरेलल में। मतलब एक तरह से ये दोनों पैरेलल में लगे हुए हैं। पैरेलल में मतलब दोनों के अक्रॉस वोल्टेज क्या रहेगी, सेम। तो एल डी आई बाई डी टी ई एम एफ अक्रॉस इंडक्टर वो किसके बराबर आएगा, वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर, वो क्या आएगी, क्यू बाई सी, हायर पोटेंशियल लोअर पोटेंशियल, और चार्ज ऑन दिस कैपेसिटर स्मॉल क्यू। तो इस कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज क्या आएगी, हायर पोटेंशियल माइनस लोअर, क्यू बाई सी ही तो आएगी। और ऐसे मैंने क्यों लिखा, इन दोनों को इक्वेट क्यों करवाया, क्योंकि दोनों पैरेलल में है। ठीक है ना, दोनों के अक्रॉस वोल्टेज क्या रखेंगे हम, सेम। ठीक है, और अब देखो आई की जो वैल्यू है ना, माइनस डी क्यू बाई डी टी यहां पे पुट कर दो। तो एल डी बाई डी टी ऑफ आई कितना, माइनस डी क्यू बाई डी टी इज इक्वल टू क्यू बाई सी। तो यहां से क्या आ गया, माइनस एल डी स्क्वेयर क्यू बाई में डी टी स्क्वेयर इज इक्वल टू क्यू बाई सी, है ना। तो क्या लिखा जाएगा यहां पे, डी स्क्वेयर क्यू बाई में डी टी स्क्वेयर इंटू में एल प्लस क्यू बाई सी इज इक्वल टू 0। दोनों तरफ L से डिवाइड कर दो, तो ये क्या बन जाएगा, डी स्क्वेयर क्यू बाई में डी टी स्क्वेयर प्लस 1 बाई एल सी इंटू में स्मॉल क्यू इज इक्वल टू 0। ठीक है ना, ऐसा ही होगा। अब एक बार सिंपल हार्मोनिक मोशन को याद करो, जो हमने 11th क्लास में पढ़ा था। उसमें क्या होता था, एक पार्टिकल ऐसे सिंपल हार्मोनिक मोशन करता था अबाउट मेन पोजीशन, और ये दोनों एक्सट्रीम पोजीशन होती थी, और ये एम्पलीट्यूड होता था ऐसे चमका ए। ठीक है ना, और किसी टाइम पे एट एनी इंस्टेंट टी सिंपल हार्मोनिक मोशन में पार्टिकल की पोजीशन होती थी स्मॉल एक्स, उससे डिनोट करते थे ना। और वहां पे डी स्क्वेयर एक्स बाय में डी टी स्क्वेयर प्लस ओमेगा स्क्वेयर एक्स इज इक्वल टू 0। ये सिंपल हार्मोनिक मोशन की डिफरेंशियल इक्वेशन होती थी ना, डी स्क्वेयर एक्स बाई डी टी स्क्वेयर, ये तो एक्सेलरेशन हो जाएगा, इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वेयर एक्स। यही तो होती थी सिंपल हार्मोनिक मोशन की इक्वेशन, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वेयर एक्स। या ऐसे बोल दो, डी स्क्वेयर एक्स बाई डी टी स्क्वेयर प्लस ओमेगा स्क्वेयर एक्स इज इक्वल टू 0। तो ऐसे में वो जो पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन करता था, एक ऑसिलेशन पूरा करने में कितना टाइम लेता था, कैपिटल टी, और वो था 2 पाई बाई ओमेगा। एक बार इसको इससे मैच करवा के देखना, यहां पे x है और यहां पे x की जगह क्या है, Q, और ये Q चार्ज ऑन कैपेसिटर है ना एट एनी इंस्टेंट t। तो ये इससे मैच हो रही है, ये सिंपल हार्मोनिक मोशन की इक्वेशन से मैच हो रही है। तो एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि इस कैपेसिटर पे जो चार्ज है ना स्मॉल क्यू, वो सिंपल हार्मोनिकली चेंज होगा टाइम के साथ, है ना। तो इसको जब आप इससे मैच करवाओगे
तो 1/LC ओमेगा स्क्वायर बन जाएगा ना, यहाँ पे x है तो क्यू है, तो 1/LC ओमेगा स्क्वायर बन जाएगा। तो ओमेगा कितना आ जाएगा 1/√LC। तो यहाँ पे सिंपल हार्मोनिक मोशन का टाइम पीरियड क्या होता था, कैपिटल T 2π/ω। यहाँ पे भी जब ये चार्ज ऑन कैपेसिटर स्मॉल क्यू सिंपल हार्मोनिकली चेंज होगा, तो जब ये चार्ज इस कैपेसिटर पे एक तरह से ऑसिलेट होगा, इसके ऑसिलेशन का भी टाइम पीरियड 2π/ω ही होना चाहिए। तो 2π/ω तो कितना हो जाएगा ये 2π√LC, ठीक है ना। और एक चीज बताओ मेरे को, t = 0 पे कैपेसिटर पे ऐसे चार्ज था, कैपिटल Q माइनस Q, मैक्सिमम चार्ज t = 0 पे, यहाँ पे प्लस Q प्लस कैपिटल Q और यहाँ पे माइनस कैपिटल Q। जैसे ही मैंने सर्किट को क्लोज किया था t = 0 पे, तो जैसे वहां पे सिंपल हार्मोनिक मोशन में एम्पलीट्यूड होता था, यहाँ पे इस LC ऑसिलेशन में वो एम्पलीट्यूड एक तरह से कैपेसिटर के ऊपर चार्ज हो जाएगा ना, कैपिटल Q। तो t = 0 पे कैपेसिटर पे चार्ज क्या था, कैपिटल Q, मतलब ये प्लेट पॉजिटिव और ये नेगेटिव, और मैक्सिमम चार्ज ऑन कैपेसिटर t = 0 पे, और वो भी कितना, कैपिटल Q, ठीक है ना। तो एक तरह से जब आप इसको इससे मैच करवाओ तो t = 0 पे ऐसा मान लो कि पार्टिकल कहाँ पे हो, यहाँ पे राइट एक्सट्रीम पोजीशन पे t = 0 पे, ठीक है। और x = a sin ωt + phi। सिंपल हार्मोनिक मोशन में पार्टिकल की जो पोजीशन है वो x से ही डिनोट की जाती है, और वो a sin ωt + phi होती है। तो t = 0 पे चार्ज ऑन कैपेसिटर इज मैक्सिमम, पॉजिटिव प्लेट नेगेटिव प्लेट, और कितना चार्ज मैक्सिमम, कैपिटल Q। तो ऐसा मानो कि t = 0 पे यहाँ पे जो SHM वाला पार्टिकल कहाँ पे हो, एक्सट्रीम पोजीशन पे हो, राइट में। तो ऐसे में फाई कितना हो जाएगा, π/2 हो जाएगा ना, जब t = 0 पे SHM वाला पार्टिकल कहाँ पे हो, राइट एक्सट्रीम पोजीशन पे। तो फाई कितना आता है, π/2। ये हम 11th में कर चुके हैं, ठीक है। और जो कैपेसिटर पे जो चार्ज ऑसिलेट करेगा वो सिंपल हार्मोनिकली करेगा, क्योंकि ये इससे बिल्कुल मैच हो रही है। तो स्मॉल q को क्या लिखा जाएगा, ऐसे ही कैपिटल A की जगह क्या लिखा जाएगा, कैपिटल Q इंटू में साइन ωt + π/2। जैसे सिंपल हार्मोनिक मोशन होता है, पार्टिकल ऐसे मीन पोजीशन के अबाउट सिंपल हार्मोनिक मोशन करता है, जब t = 0 पे पार्टिकल कहाँ पे हो, राइट एक्सट्रीम पोजीशन पे। तो एट एनी इंस्टेंट t पार्टिकल की जो पोजीशन है स्मॉल x, वो a sin ωt + π/2 लिखी जाती है ना। तो t = 0 पे इस कैपेसिटर पे चार्ज मैक्सिमम है, कैपिटल Q, और ये पॉजिटिव पोलैरिटी और ये नेगेटिव पोलैरिटी, मतलब इस प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज है, इस प्लेट पे नेगेटिव चार्ज है, और वो भी कैपिटल Q, t = 0 पे। तो जब आप उसको इससे मैच करवाओगे तो ऐसा लग रहा है ना कि t = 0 पे SHM वाला पार्टिकल राइट पोजीशन पे हो, मतलब एम्पलीट्यूड एक्सट्रीम राइट एक्सट्रीम पोजीशन पे। तो जब आप इस LC ऑसिलेशन में आओगे तो स्मॉल q को ऐसे ही लिखोगे, x की जगह स्मॉल q आ जाएगा, एम्पलीट्यूड कैपेसिटर पे मैक्सिमम चार्ज कैपिटल Q आ जाएगा, साइन ωt + π/2, ठीक है। तो ये आएगी
एट एनी इंस्टेंट टी आप इस कैपेसिटर पे चार्ज निकाल सकते हो स्मॉल क्यू, ठीक है यहाँ से। और एट एनी इंस्टेंट टी इस सर्किट में जो करंट होगा आई, वो यहां से निकल जाएगा क्योंकि आई तो माइनस डी क्यू बाई डी टी है। तो आई कितना आ जाएगा, माइनस डी क्यू बाई डी टी कर दो तो क्या आ जाएगा यहां से। तो सबसे पहले इसको अच्छे से लिख लो, स्मॉल क्यू इज इक्वल टू क्यू कोस ओमेगा टी हो जाएगा ना, साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू कोस ओमेगा टी, ठीक है। तो यहां से निकाल लेना एट एन इंस्टेंट टी चार्ज ऑन दिस कैपेसिटर स्मॉल क्यू, यहां से निकाल लेना, ठीक है। और इस सर्किट में जो इंस्टेंटेनियस करंट है आई, वो माइनस डी क्यू बाई डी टी है। तो जब माइनस डी क्यू बाई डी टी करोगे ना तो क्या आएगा, क्यू ओमेगा साइन ओमेगा टी, ठीक है। तो क्यू ओमेगा इंस्टेंटेनियस करंट की मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी। तो I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, वेयर आई नॉट इज इक्वल टू क्यू ओमेगा, और ओमेगा क्या है 1/√L से, ठीक है। तो अगर हम ग्राफ प्लॉट करें स्मॉल क्यू और टी में, एक तो ये ग्राफ प्लॉट करेंगे और एक आई और टी में, ठीक है। तो देखो स्मॉल क्यू मतलब चार्ज ऑन कैपेसिटर वर्सेस टाइम ग्राफ। तो क्यू इज इक्वल टू कैपिटल क्यू कोस ओमेगा टी है ना, तो कोस वाला ग्राफ आएगा ऐसे। आगे ऐसे रिपीट होता रहेगा, ठीक है। टी इज इक्वल टू 0 टाइम, और ये कौन सा टाइम हो जाएगा, कैपिटल टी का आधा, क्योंकि ये तो कैपिटल टी टाइम होगा जो कि क्या होगा 2π√L C। ये कैपिटल टी का आधा हो जाएगा π√L C। और ये कैपिटल टी बाई 4 हो जाएगा, मतलब π/4√L C। ये हाँ, ये कैपिटल टी और ये कैपिटल टी का आधा π√L C, और ये कैपिटल टी का 1/4 2 आएगा ना, ये कैपिटल टी बाई 4 तो π/2√L C होगा ना। और ये कौन सा टाइम आएगा, थ्री टी बाई 4 कैपिटल टी, तो 2 दूनी 4, ये आ जाएगा 3π/2√L C, है ना। और इस कैपेसिटर पे मैक्सिमम चार्ज कैपिटल क्यू, ठीक है। और ये ग्राफ आगे ऐसे रिपीट होगा। अब आ जाओ इस सर्किट में इंस्टेंटेनियस करंट आई वर्सेस टाइम ग्राफ। तो देखो आई वर्सेस टाइम ग्राफ कैसा आएगा, साइनोसोडल, क्योंकि आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी है ना। तो साइनोसोडल ग्राफ तो ऐसा ही होता है, ना ऐसा। करंट की मैक्सिमम वैल्यू आई नॉट, ये माइनस आई नॉट हो जाएगा, ठीक है ना। ये टाइम π/2√L C होगा,
और ये पाई रूट एल सी, और ये 3 पाई बाई 2 रूट एल सी, और ये 2 पाई रूट एल सी। मतलब ये कैपिटल T बाई 4, ये कैपिटल T बाई 2, ये 3 कैपिटल T बाई 4 और ये कैपिटल T। ठीक है, ऐसा ही यहाँ पे कैपिटल T और ये कैपिटल T बाई 2, ये 3T बाई 4 और ये T बाई 4। ओके, अब देखो यहां से क्या पता चल रहा है, t इज इक्वल टू 0 पे देखो स्मॉल क्यू की वैल्यू क्या, कैपिटल क्यू। कैपिटल क्यू तो पॉजिटिव ही है। और मैंने एक चीज बताई थी, अगर कैपेसिटर पे ऐसे चार्ज हुआ पॉजिटिव नेगेटिव तो मतलब स्मॉल क्यू को लिया जाएगा पॉजिटिव, और अगर किसी टाइम पे कैपेसिटर पे ऐसे चार्ज आया, ये प्लेट पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो स्मॉल क्यू को लिया जाएगा नेगेटिव। ये चीज बताई थी। और अगर किसी टाइम पे करंट ऐसे फ्लो हुआ तो स्मॉल आई को लिया जाएगा पॉजिटिव। अगर करंट ऐसे फ्लो हुआ तो स्मॉल आई का क्या लिया जाएगा, नेगेटिव। ठीक है, क्योंकि ऐसा हो सकता है, ये सारी चीजें हो सकती है। अब देखो एलसी ऑसिलेशंस रियल में यहाँ पे कैसी होंगी, पूरा इसका विजुअलाइजेशन देखेंगे। ठीक है, पूरे को विजुअलाइज करेंगे। t इज इक्वल टू 0 पे कैपेसिटर पे चार्ज क्या, मैक्सिमम कैपिटल क्यू। कैपिटल क्यू तो पॉजिटिव ही है, तो मतलब ये प्लेट पॉजिटिव होगी और ये नेगेटिव। यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज आएगा कैपिटल क्यू, और यहाँ पे माइनस कैपिटल क्यू चार्ज आएगा। जैसे ही मैं इस सर्किट को क्लोज करूँगा तब की बात है ये। फिर क्या होगा, विद टाइम इस कैपेसिटर पे चार्ज क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा, लेकिन रहेगा पॉजिटिव। मतलब ये प्लेट पॉजिटिव रहेगी और ये नेगेटिव, लेकिन इस कैपेसिटर पे चार्ज कम होता जाएगा कैपिटल T बाई 4 टाइम तक। ठीक है ना, तो t इज इक्वल टू 0 से लेके t इज इक्वल टू कैपिटल T बाई 4 टाइम तक ये प्लेट रहेगी पॉजिटिव, ये नेगेटिव, लेकिन कैपेसिटर पे चार्ज कम होता जाएगा, मतलब कैपेसिटर डिस्चार्ज होगा। ओके, और t इज इक्वल टू 0 से कैपिटल T बाई 4 तक देखो सर्किट में करंट पॉजिटिव है और बढ़ता जा रहा है। पॉजिटिव मतलब सर्किट में करंट ऐसे फ्लो करेगा और बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो करंट ऐसे फ्लो करेगा और वो बढ़ता जाएगा, कैपेसिटर पे चार्ज ऐसे रहेगा लेकिन घटता जाएगा t इज इक्वल टू 0 से कैपिटल T बाई 4 टाइम तक। तो करंट ऐसे फ्लो करेगा और बढ़ता जाएगा, तो ईएमएफ इंड्यूस ऐसे होगा ना, एल डी आई बाई डी टी। लेकिन सोचो डी आई बाई डी टी रहेगा पॉजिटिव लेकिन कम होता जाएगा, मतलब इंड्यूस्ड ईएमएफ ऐसे रहेगा लेकिन ये कम होता जाएगा, क्योंकि कैपेसिटर पे चार्ज कम हो रहा है टाइम के साथ। हाँ, ये हायर पोटेंशियल, ये लोअर, तो कैपेसिटर के क्रॉस वोल्टेज घट रही है ना, और ये दोनों पैरेलल में, तो वही वोल्टेज इंडक्टर के क्रॉस आनी है। तो मतलब एक तरह से डी आई बाई डी टी टाइम के साथ कम हो रहा है ना, तो t इज इक्वल टू 0 से कैपिटल T बाई 4 बात करूं तो इंड्यूस्ड ईएमएफ अक्रॉस इंडक्टर पोलैरिटी तो ये रहेगी पॉजिटिव नेगेटिव, मतलब हायर पोटेंशियल लोअर पोटेंशियल, लेकिन ये इंड्यूस्ड ईएमएफ टाइम के साथ क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। ठीक है, और करंट ऐसे फ्लो करेगा और टाइम के साथ बढ़ेगा, और ये कैपेसिटर डिस्चार्ज होगा। ये प्लेट पॉजिटिव रहेगी, ये नेगेटिव, लेकिन कैपेसिटर पे चार्ज कम होता जाएगा। ठीक है, सर्किट में करंट ऐसे फ्लो करेगा और लेकिन बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो एक और चीज देखो, यहां पे है ना जो टोटल एनर्जी है ना वो कांस्टेंट रहेगी। कैपेसिटर के अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी प्लस इंडक्टर के अंदर मैग्नेटिक एनर्जी, इनका सम किसी भी टाइम पे कांस्टेंट रहेगा, और कितना रहेगा, 1/2 क्यू स्क्वायर बाई सी, मीन्स यू ई प्लस यू बी किसी भी टाइम पे क्या रहेगा, 1/2 क्यू स्क्वायर बाई सी। हाँ, यू ई कैपेसिटर के अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड, वो टाइम के साथ चेंज होगी, और यू बी भी टाइम के साथ चेंज होगा,
लेकिन इन दोनों का सम हमेशा कांस्टेंट रहेगा और कितना 1/2 Q²/c। ठीक है, क्योंकि t = 0 से लेकर कैपिटल T/4 टाइम तक कैपेसिटर पे ऐसे पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज रहेगा लेकिन कम होता जाएगा। तो कैपेसिटर के अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर वो कम होती जाएगी। लेकिन सर्किट में करंट ऐसे फ्लो करेगा लेकिन बढ़ेगा। तो एक तरह से इंडक्टर के अंदर जो 1/2 Li², वो जो मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर्ड होती है इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, वो बढ़ेगी ना। तो 0 से लेकर कैपिटल T/4 टाइम तक इसके अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी कम होती जाएगी क्योंकि कैपेसिटर डिस्चार्ज हो रहा है और करंट बढ़ रहा है, तो इसके अंदर मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर्ड वो बढ़ती जाएगी। इसके अंदर मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर्ड प्लस इसके अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड, किसी भी टाइम पे इन दोनों का सम क्या रहेगा, हमेशा कांस्टेंट 1/2 कैपिटल Q²/c। क्योंकि t = 0 पे जैसे ही मैंने सर्किट को क्लोज किया था उस टाइम पे I 0 था, देख लो, मतलब कोई मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर नहीं थी उस टाइम पे। यहाँ पे कैपिटल Q-Q ऐसे चार्ज था, तो इसके अंदर मतलब जो कि मैक्सिमम चार्ज, तो इसके अंदर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड वो कितनी थी, 1/2 कैपिटल Q²/c। मैग्नेटिक एनर्जी कितनी थी t = 0 पे, 0, क्योंकि I 0 था। तो t = 0 पे तो मैग्नेटिक एनर्जी 0, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम 1/2 Q²/c। तो जैसे ही स्विच को क्लोज करोगे टाइम बढ़ेगा, इस डायरेक्शन में करंट बढ़ेगा और इस कैपेसिटर पे चार्ज घटेगा। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी घट रही है, मैग्नेटिक एनर्जी बढ़ रही है, लेकिन उन दोनों का सम किसी भी टाइम पे इतना रहेगा। ठीक है, ये पक्की बात है बिल्कुल। तो एक तरह से इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी मैग्नेटिक एनर्जी में जा रही है। डिक्रीज इन इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी विल बी इक्वल टू इंक्रीज इन मैग्नेटिक एनर्जी। ठीक है, और एक और चीज देखो ध्यान देने लायक है, t = 0 पे जैसे ही सर्किट को क्लोज किया था ना, यहाँ पे +Q चार्ज था, यहाँ पे -Q मैक्सिमम चार्ज, सर्किट में करंट क्या था 0, लेकिन उस टाइम पे यहाँ पे EMF इंड्यूस था। उस टाइम पे di/dt मैक्सिमम है, t = 0 पे देखो टेंजेंट की स्लोप मैक्सिमम, तो उस टाइम पे इसके क्रॉस ऐसे EMF इंड्यूस था पॉजिटिव नेगेटिव, और सोचो कितना होगा, जो कैपेसिटर के क्रॉस वोल्टेज आएगी t = 0 पे वो कितनी आएगी, कैपिटल Q/c। ठीक है ना, तो t = 0 पे LdI/dt की वैल्यू क्या आएगी, कैपिटल Q/c। ये बात पक्की है, बेशक से निकाल के देख लेना। ठीक है, तो सर्किट को क्लोज करोगे, जैसे टाइम बढ़ेगा करंट ऐसे फ्लो करेगा और बढ़ता जाएगा, कैपेसिटर डिस्चार्ज होता जाएगा, कैपेसिटर में चार्ज कम होता जाएगा। हाँ, ये पॉजिटिव प्लेट रहेगी, ये नेगेटिव प्लेट। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी मैग्नेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होती जाएगी। ठीक है ना, तो t = कैपिटल T/4 टाइम पे क्या होगा, कैपेसिटर पे चार्ज 0 होगा, t = कैपिटल T/4 टाइम पे, मतलब t = π/2√LC टाइम पे कैपेसिटर पूरा अनचार्ज हो जाएगा, कंप्लीटली डिस्चार्ज हो जाएगा, कोई चार्ज नहीं रहेगा। उस टाइम पे करंट मैक्सिमम होगा, देखो I0 और I0 Q⍵ है, ऐसे करंट मैक्सिमम होगा, समझ रहे हो। और उस टाइम पे di/dt 0 होगा, कोई EMF इंड्यूस नहीं, क्योंकि कैपेसिटर का क्रॉस भी वोल्टेज 0 है। ठीक है, हाँ, अब आ जाओ कैपिटल T/4 से आगे क्या होगा, t = कैपिटल T/4 से लेके कैपिटल T/2 टाइम। तो कैपिटल T/4 के बाद में देखो कैपेसिटर पे चार्ज नेगेटिव होता जा रहा है और बढ़ता जा रहा है। अब कैपेसिटर चार्ज होना शुरू होगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा और यहाँ पे नेगेटिव, और कैपेसिटर चार्ज होना शुरू होगा, कैपेसिटर पे चार्ज क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा।
क्योंकि स्मॉल क्यू नेगेटिव और मोर एंड मोर नेगेटिव हो रहा है ना, नेगेटिव का मतलब ये प्लेट अब पॉजिटिव हो जाएगी, ये नेगेटिव, और कैपेसिटर पे चार्ज मोर एंड मोर नेगेटिव मतलब कैपेसिटर चार्ज होने लग जाएगा। ठीक है, कैपिटल T/4 से कैपिटल T/2 सर्किट में करंट तो देखो पॉजिटिव है, करंट तो ऐसे ही फ्लो करेगा, लेकिन अब वो घटेगा, समझ रहे हो? तो इस डायरेक्शन में करंट घटेगा, तो ईएमएफ इंड्यूस तो भाई अब ऐसे आएगा ना, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, समझ रहे हो? तो कैपिटल T/4 से कैपिटल T/2 कैपेसिटर चार्ज होगा, ये प्लेट पॉजिटिव और नेगेटिव, सर्किट में करंट ऐसे ही फ्लो करेगा लेकिन कम होता जाएगा। तो इस डायरेक्शन में इंड्यूस्ड ईएमएफ बढ़ता जाएगा, ऐसे इंड्यूस्ड ईएमएफ टाइम के साथ बढ़ेगा। ठीक है, क्योंकि कैपेसिटर चार्ज होगा तो कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज बढ़ेगी, ये हायर पोटेंशियल, ये लोअर, तो दोनों पैरेलल में हैं। ठीक है, तो कैपिटल T/4 से कैपिटल T/2 कैपेसिटर चार्ज होगा और सर्किट में ऐसे करंट फ्लो करेगा लेकिन वो कम होता जाएगा। तो अब मैग्नेटिक एनर्जी कम होती जाएगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती जाएगी, उन दोनों का सम किसी भी टाइम पे इतना रहेगा कांस्टेंट। ठीक है, तो T इक्वल टू कैपिटल T/2 टाइम पे क्या होगा, सोचो, T इक्वल टू कैपिटल T/2 टाइम पे कैपेसिटर पे चार्ज मैक्सिमम आ जाएगा, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, प्लस क्यू माइनस क्यू, तब सर्किट में करंट क्या होगा, जीरो, कोई करंट नहीं होगा। तब ये इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होगा, ऑब्वियसली मैक्सिमम होगा, और कितना होगा, कैपिटल क्यू बाय सी, क्योंकि दोनों पैरेलल में हैं। ठीक है, अब आ जाओ कैपिटल T/2 से लेके T इक्वल टू 3T/4, यहां से यहां, तो अब कैपेसिटर पे चार्ज नेगेटिव तो है लेकिन कम होता जाएगा, अब कैपेसिटर डिस्चार्ज होना शुरू होगा, ये प्लेट पॉजिटिव है, ये नेगेटिव, मतलब कैपेसिटर पे चार्ज नेगेटिव, स्मॉल क्यू नेगेटिव, लेकिन वो टाइम के साथ क्या हो रहा है, कम हो रहा है, तो अब कैपेसिटर डिस्चार्ज होना शुरू होगा। तो सर्किट में करंट देखो अब नेगेटिव हो गया और वो बढ़ता जाएगा, अब करंट ऐसे फ्लो करेगा अपोजिट डायरेक्शन में, और वो क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। ठीक है ना, तो अब कैपेसिटर डिस्चार्ज होना शुरू होगा T/2 से 3T/4, तो कैपेसिटर डिस्चार्ज होना शुरू होगा, तो इस सर्किट में करंट ऐसे फ्लो करेगा लेकिन करंट बढ़ेगा, देखो करंट मोर एंड मोर नेगेटिव होता जा रहा है। तो अब ईएमएफ इंड्यूस ऐसे ही रहेगा, ये पॉजिटिव नेगेटिव, लेकिन ईएमएफ इंड्यूस क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा, क्योंकि कैपेसिटर डिस्चार्ज हो रहा है, कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज घट रही है, और वही वोल्टेज इंडक्टर के अक्रॉस होनी है ईएमएफ इंड्यूस के रूप में। तो ईएमएफ इंड्यूस ऐसे रहेगा लेकिन वो इंड्यूस्ड ईएमएफ कम होता जाएगा। ठीक है, तो कैपेसिटर डिस्चार्ज, इसका मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी घटती जाएगी और मैग्नेटिक एनर्जी बढ़ती जाएगी इनसाइड इंडक्टर, क्योंकि करंट इस डायरेक्शन में बढ़ रहा है, देखो। ठीक है ना, और T इक्वल टू 3T/4 टाइम पे, अब आ जाओ T इक्वल टू 3T/4 टाइम पे, 3T/4 टाइम पे देखो, ये चार्ज ऑन कैपेसिटर क्या है, जीरो, कैपेसिटर डिस्चार्ज होता होता कैपेसिटर पे चार्ज क्या हो जाएगा इस टाइम पे, जीरो, लेकिन तब ऐसे करंट मैक्सिमम फ्लो कर रहा होगा, मतलब I0 माइनस I0, मतलब माइनस मतलब ऐसे करंट, और ऐसे कितना I0 कर रहा होगा, मतलब I की वैल्यू क्या होगा, माइनस I0, ऐसे मैक्सिमम करंट फ्लो कर रहा होगा इस टाइम पे, और कैपेसिटर पे चार्ज कुछ होगा ही नहीं, मतलब कैपेसिटर के अंदर कोई इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी नहीं होगी, और इंडक्टर के अंदर मैग्नेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी, और वो कितनी, क्योंकि सम तो 1/2 Q² कांस्टेंट रहेगा, तो U भी कितना हो जाएगा, 1/2 Q² इस टाइम पे। ओके, और
अब आ जाओ 3t/4 टाइम से लेके कैपिटल T तक क्या होगा। देखो कैपेसिटर पे चार्ज पॉजिटिव है और वो बढ़ रहा है, तो ये प्लेट पॉजिटिव आएगी, ये नेगेटिव। अब कैपेसिटर की क्या होगी, चार्जिंग स्टार्ट। ओके, सर्किट में करंट नेगेटिव है, मतलब करंट ऐसे ही फ्लो करेगा, लेकिन करंट क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। ऐसे ही करंट फ्लो करेगा लेकिन करंट क्या होता जाएगा, कम। ये पॉजिटिव प्लेट, ये नेगेटिव, तो कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज ऐसे आएगी ना, हायर पोटेंशियल लोअर पोटेंशियल। अब इंड्यूस्ड ईएमएफ ऐसे आएगा, पॉजिटिव नेगेटिव। कैपेसिटर चार्ज होता जाएगा, कैपेसिटर पे चार्ज देखो पॉजिटिव है, मतलब ये प्लेट पॉजिटिव और ये नेगेटिव, और कैपेसिटर पे चार्ज भी बढ़ रहा है टाइम के साथ। तो सर्किट में करंट ऐसे फ्लो करेगा क्योंकि आई नेगेटिव है, लेकिन कम नेगेटिव होता जाएगा, सर्किट में करंट कम होता जाएगा। इंड्यूस्ड ईएमएफ ऐसे पॉजिटिव नेगेटिव वो क्या होगा, बढ़ेगा, क्योंकि कैपेसिटर चार्ज हो रहा है। क्योंकि दोनों पैरेलल में है ना, जो कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज वही इंडक्टर के अक्रॉस। ओके, तो कैपेसिटर के अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती जाएगी और इंडक्टर के अंदर जो मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर्ड होती है वो कम होती जाएगी, क्योंकि सर्किट में करंट कम होता जा रहा है ना ऐसे। ओके, हाँ, उनका सम क्या रहेगा, कांस्टेंट 1/2 कैपिटल Q²/C। ठीक है, अब T = कैपिटल T टाइम पे क्या होगा, कैपेसिटर पे चार्ज मैक्सिमम हो जाएगा प्लस Q, ये प्लेट पॉजिटिव और ये नेगेटिव। सर्किट में करंट क्या हो जाएगा, 0, कोई करंट नहीं। हाँ, इसके क्रॉस ईएमएफ इंड्यूस होगा ऐसे पॉजिटिव नेगेटिव, और कितना, कैपिटल Q/C, क्योंकि इसके क्रॉस जो वोल्टेज वही इंडक्टर के क्रॉस इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा, क्योंकि दोनों पैरेलल में हैं। तो देख सकते, और आगे कैपिटल T के बाद में ये साइकिल ऐसे ही रिपीट होगी, मतलब T = 0 से लेके कैपिटल T तक हमने जो चीज़ें देखी हैं, कभी कैपेसिटर चार्ज हो रहा है, कभी डिस्चार्ज हो रहा है, और कैपेसिटर की प्लेट्स पे पोलैरिटी भी चेंज हो रही है, कभी ऐसे पॉजिटिव नेगेटिव तो कभी ऐसे पॉजिटिव नेगेटिव, और करंट की डायरेक्शन भी चेंज हो रही है, कभी ऐसे करंट कभी ऐसे। ये चीज़ आपने देखी, कब क्या हुआ, कभी करंट बढ़ रहा है, कभी घट रहा है। तो कैपिटल T टाइम बाद में भी ऐसे ही रिपीट होगा ये ग्राफ, जैसे T 0 से कैपिटल T था ना, ऐसे T कैपिटल T से कैपिटल 2T तक होगा, और ये भी सिमिलरली ऐसे ही रिपीट होगा। ठीक है, तो एक तरह से चार्ज ऑसिलेट कर रहा है ना कैपेसिटर पे, और ये ऑसिलेशन क्या होगी, चार्ज की सिंपल हार्मोनिक। तो जैसे ही आप कैपेसिटर को फुली चार्ज करके कैपिटल Q-Q इंडक्टर के अक्रॉस जोड़ दोगे ना, सर्किट को क्लोज करोगे, तो इस कैपेसिटर पे चार्ज सिंपल हार्मोनिकली ऑसिलेट करेगा। ये आपने देखा कैसे किया है। ठीक है, और ये ऐसे करता ही रहेगा, ये जो है ग्राफ ऐसे आगे चलता रहेगा। ठीक है, तो ये LC ऑसिलेशंस हैं, अनडैम्प्ड है, मतलब ये ऐसे ही LC ऑसिलेशंस चलती रहेंगी, रुकेंगे नहीं। ठीक है ना, ये ग्राफ ऐसे ही चलेगा, ये भी ऐसे ही ग्राफ। ठीक है, तो इनको बोलते हैं अनडैम्प्ड ऑसिलेशंस। इन रियलिटी ऑसिलेशंस होती है डैम्प्ड, लेकिन हम फिजिक्स में आइडियल केसेस पढ़ते हैं, मतलब यहाँ पे हम अनडैम्प्ड ऑसिलेशंस को पढ़ेंगे, जो हमने पढ़ी भी है। ठीक है, LC ऑसिलेशंस। ठीक है ना, तो किसी भी टाइम पे कैपेसिटर पे चार्ज स्मॉल q वो यहाँ से निकलेगा, कैपिटल Q cos ωt, और किसी भी टाइम पे सर्किट में करंट I वो यहाँ से निकलेगा, I0 sin ωt। और ये मैंने बताया, अगर सर्किट में करंट ऐसे फ्लो किया तो I की वैल्यू आएगी पॉजिटिव, अगर I की वैल्यू नेगेटिव आई तो सर्किट में करंट ऐसे फ्लो कर रहा होगा, और स्मॉल q की वैल्यू पॉजिटिव आई तो उस टाइम पे ये प्लेट पॉजिटिव चार्ज होगी और ये नेगेटिव, और किसी टाइम पे स्मॉल q की वैल्यू नेगेटिव आई तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होगा और यहाँ पे नेगेटिव। ठीक है,
अब देखो जो टोटल एनर्जी है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी प्लस मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर्ड, इनका सम क्या रहेगा, कांस्टेंट। ठीक है, तो अब हम यूई का ग्राफ बनाएंगे विद टाइम और यूबी का ग्राफ बनाएंगे विद टाइम। हाँ, यूई प्लस यूबी किसी भी टाइम पे कांस्टेंट रहेंगे 1/2 कैपिटल क्यू स्क्वायर बाय सी। तो देखो अब ग्राफ बनाएंगे यूई का भी और यूबी का भी विद टाइम। ये कैपिटल T बाय 4, ये कैपिटल T बाय 2, ये 3T बाय 4 और ये कैपिटल T। ठीक है, और ये कैपिटल T बाय 8 और ये कितना हो जाएगा T बाय 4 प्लस T बाय 8, 8 और 4 12 बाय में 32, 4 ते 12, 4 8 32, 3 बाय 8 T। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा, कैपिटल T बाय 2 में T बाय 8 ऐड कर दो, 8T प्लस 2T 10T बाय में 16, 2 5 10, 2 8 16, 5T बाय 8। और ये 3T बाय 4 में आप कैपिटल T बाय 8 को ऐड कर दो, 8 ते 24 और 4 28T बाय में 32, 4 7 28, 4 8 32, 7T बाय 8। तो T बाय 8, 2T बाय 8 मतलब T बाय 4, 3T बाय 8, 4T बाय 8 मतलब T बाय 2, 5T बाय 8 और 6T बाय 8, 7T बाय 8 और 8T बाय 8 मतलब कैपिटल T। ठीक है, तो UB वर्सेस T ग्राफ बनाओ, UE वर्सेस T ग्राफ बनाओ। तो देखो T इज इक्वल टू 0 पे कैपेसिटर फुल्ली चार्ज था, मतलब UE मैक्सिमम था। ठीक है, UE का ग्राफ आ रहा है ये विद टाइम। ठीक है ना, ठीक है, ये तो है UE वर्सेस T। और UB वर्सेस T ग्राफ वो ऐसा होगा, ये है UB वर्सेस T ग्राफ। क्योंकि T इज इक्वल टू 0 पे सर्किट में करंट 0 था ना, तो UB 0, और T इज इक्वल टू 0 पे कैपेसिटर फुली चार्ज था, तो UE मैक्सिमम। तो UB मिनिमम 0 और UE मैक्सिमम वो कितनी आएगी, 1/2 कैपिटल Q स्क्वायर बाय C। ठीक है, तो जहाँ पे UE और UB कट करेंगे वहाँ पे UE और UB क्या होंगे, बराबर बराबर होंगे। और UE प्लस UB हर टाइम पे 1/2 कैपिटल Q स्क्वायर बाय C कांस्टेंट रहेगा। तो ये हो जाएगा 1/2 Q स्क्वायर, सॉरी 1/4 Q स्क्वायर बाय C।
तो किन किन टाइम पे, जीरो से लेके कैपिटल टी टाइम तक, किन किन टाइम पे या किन किन इंस्टेंट्स पे यू ई और यू बी बराबर रहेंगे, मतलब कितने 1/2 1/4 कैपिटल क्यू स्क्वायर बाई सी, किन किन टाइम पे कैपिटल टी बाई 8, 3t बाई 8, 5t बाई 8 और 7t बाई 8। हाँ आगे भी रहेंगे, ये जीरो से कैपिटल टी है, ठीक है। तो ये तो है यू ई का ग्राफ और ये यू ई का और ये यू बी का। देख सकते हो किसी भी टाइम पे इन दोनों का सम है ना कांस्टेंट रहेगा, यू ई प्लस यू बी 1/2 क्यू स्क्वायर बाई सी, ठीक है, क्योंकि कोई एनर्जी का लॉस नहीं है ना। जब कैपेसिटर डिस्चार्ज हो रहा है तो यू ई घट रहा है, लेकिन सर्किट में करंट भी बढ़ रहा है तब तो यू बी बढ़ रहा है, तो उन दोनों का सम कांस्टेंट रहेगा 1/2 क्यू स्क्वायर बाई सी। जब कैपेसिटर डिस्चार्ज हो रहा है, जब कैपेसिटर चार्ज हो रहा है तो यू ई बढ़ेगा और सर्किट में करंट घटेगा तो यू बी घटेगा। मतलब जब कैपेसिटर चार्ज होगा तो यू ई बढ़ेगा तो सर्किट में करंट घटेगा, मतलब यू बी घटेगा। इन दोनों का सम क्या रहेगा कांस्टेंट 1/2 क्यू स्क्वायर बाई सी। जब कैपेसिटर डिस्चार्ज होगा तो यू ई घटेगा और सर्किट में करंट बढ़ेगा तो मतलब यू बी बढ़ेगा। इन दोनों का सम हर टाइम पे 1/2 क्यू स्क्वायर बाई सी कांस्टेंट रहेगा, ठीक है, क्योंकि अनडैम्प्ड ऑसिलेशंस थी, कोई एनर्जी का लॉस नहीं था, ठीक है ना। अब हम एक न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। एलसी ऑसिलेशंस के ऊपर बेस्ड, ठीक है। तो जो रिजल्ट आए हैं ना, चार्ज ऑन कैपेसिटर स्मॉल क्यू, उनको लिख लो, स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू कोस ओमेगा टी, और सर्किट में करंट, एलसी सर्किट में करंट आई नोट साइन ओमेगा टी, और आई नोट कितना कैपिटल क्यू ओमेगा, और ओमेगा कितना 1/√LC, ठीक है। तो ये एलसी जो ऑसिलेशंस हैं हमारी अनडैम्प्ड ऑसिलेशंस, उसके रिजल्ट हैं। जो हमने जो अभी एलसी ऑसिलेशंस की थी ना, उसके रिजल्ट है, ठीक है। अब इसके ऊपर बेस्ड एक न्यूमेरिकल देखो। इन अनडैम्प्ड एलसी ऑसिलेशंस, अगर आपको एलसी ऑसिलेशंस भी लिखा जाएगा ना तो वो आप अंडरस्टूड कर लेना कि वो अनडैम्प्ड एलसी ऑसिलेशंस है, जहाँ पे एनर्जी का कोई लॉस नहीं होगा, ठीक है। मतलब जहाँ पे यू ई प्लस यू बी क्या रहेगा कांस्टेंट। इन अनडैम्प्ड एलसी ऑसिलेशंस what will be the ratio of UE and UB, मतलब UE बाय में UB, ये जो रेशियो आएगा ना वो बताना है। कब? when current in circuit is half of maximum current। और इसके लिए 4 ऑप्शंस अवेलेबल हैं, 1/3, 3/1, 1/2, 2/1। अब इसको सोल्व करते हैं। देखो
जब मान लो सर्किट में करंट आई फ्लो कर रहा हो, इंस्टेंटेनियस करंट, तो कितनी मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर्ड होगी इनसाइड इंडक्टर? 1/2 Li², ये हमें फॉर्मूले से पता है। और जब सर्किट में करंट आई है और कैपेसिटर पे चार्ज स्मॉल क्यू है, तो कैपेसिटर के अंदर इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी? UE 1/2 स्मॉल q²/c। ठीक है। अब देखो इसमें क्या गिवन है, सर्किट में जो करंट है ना, मतलब I की वैल्यू वो हाफ है मैक्सिमम करंट की। मैक्सिमम करंट कितना है सर्किट में? I0। तो मतलब I0 का आधा, मतलब सर्किट में करंट, मैक्सिमम करंट I0 का हाफ है। ठीक है। तब कितनी मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर होगी? 1/2 Li², मतलब I0²/4। और तब कितनी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी कैपेसिटर के अंदर? 1/2 C⁻², स्मॉल q²। लेकिन बात यह है कि Q की वैल्यू कब आएगी, क्या आएगी तब? अब देखो, जब I0/2 हो तो I0 से I0 कैंसिल, तो sin ωt कितना आ गया? 1/2। तो एक तरह से ऐसा मैं मान सकता हूं ना, ωt ये कितना? 30 डिग्री। तो चार्ज ऑन कैपेसिटर स्मॉल q वो क्या आएगा? कैपिटल Q इंटू में cos ωt, cos 30 कितना होगा? √3/2। तो जब सर्किट में करंट मैक्सिमम करंट का हाफ होगा, मतलब I क्या हो? I0/2, तब चार्ज ऑन कैपेसिटर स्मॉल q वो क्या आएगा? मैक्सिमम चार्ज का √3/2 टाइम्स। तो स्मॉल q क्या हो जाएगा? कैपिटल Q √3/2, और स्मॉल q का स्क्वायर करना है, तो 3/4 कैपिटल Q²। ऐसा ही हो जाएगा ना? सही है। और I0 की वैल्यू क्या है? Qω। तो यहां पे पुट कर दो 1/2 L और नीचे 4 और I0², मतलब Q²ω²। ठीक है। और ओमेगा क्या है? 1/√LC। तो ω² क्या हो जाएगा? 1/LC। तो नीचे क्या आ जाएगा? LC। L से L कैंसल, तो UB कितना आ जाएगा? Q²/8C, है ना? सही है। और UE 3Q²/8C, 4 दूनी 8 हो जाएगा ना? और निकालना क्या था? UE/UB। तो UE/UB क्या हो जाएगा? 3Q²/8C Q²/8C। तो 3Q², 8C, 8C, Q², 8C से 8C कैंसिल, Q² से Q²। तो कितना आ गया? 3/1 आ गया ना? तो 3/1 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। और एक और चीज देखो, जो UE प्लस UB जो कांस्टेंट रहता है किसी भी टाइम पे, वो 1/2 कैपिटल Q²/C रहता है। और 1/2 कैपिटल Q²/C 1/2 Li0² ही आएगा। बेशक से चेक कर लेना, 1/2 Li0²। मतलब 1/2 IL0² की वैल्यू 1/2 Q²/C सेम आएंगे दोनों। ठीक है। तो एक तो आप इसको ऐसे कर सकते थे सॉल्व, एक आप विद इन 20 सेकेंड्स या विद इन 10 सेकेंड्स इस न्यूमेरिकल को सोल्व कर सकते थे। वो कैसे? देखो, UB
कितना आया था, एल आई नोट स्क्वायर बाय 8, है ना। और यू ई प्लस यू बी 1/2 एल आई नोट स्क्वायर रहेगा। तो यू ई कितना आता, मतलब जब सर्किट में करंट मैक्सिमम करंट का आधा होता, तो यू ई कितना आता। तो यू बी को क्या पुट कर देते, एल आई नोट स्क्वायर बाय 8, तो यू ई क्या आ जाता, 1/2 एल आई नोट स्क्वायर माइनस एल आई नोट स्क्वायर बाय 8। तो कितना आ जाएगा ये, 1/2 एल आई नोट स्क्वायर को कॉमन ले लो, 1 माइनस 1/4, तो ये 3/4 हो जाएगा। और निकालना था यू ई बाई यू बी, तो यू ई ये है और यू बी ये है। तो क्या यू ई बाई यू बी 3/1 नहीं आ जाएगा। तो देखो इसको आप ऐसे विद इन 20 सेकेंड्स आप इसको सोल्व कर सकते थे, मतलब आपकी मर्जी है कैसे भी सोल्व करो, आपको अप्रोच मिलनी चाहिए, कॉन्सेप्ट मिलना चाहिए, ठीक है ना। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि देखो एक चीज़ है जो हमने एलसी ऑसिलेशंस की थी स्टार्टिंग में, जब कैपेसिटर फुल्ली चार्ज था तब सर्किट में करंट 0 था, मतलब कोई यू बी था ही नहीं, क्योंकि 1/2 एल आई स्क्वायर 0 हो जाएगा ना, आई 0 हो तो तब सारी की सारी एनर्जी क्या थी, कैपेसिटर के अंदर थी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में मैक्सिमम। और वो कितनी थी, 1/2 क्यू स्क्वायर बाय सी, ठीक है। कैपेसिटर ने डिस्चार्ज होना शुरू किया, जब कैपेसिटर फुल्ली डिस्चार्ज हो जाएगा तो कैपेसिटर पे चार्ज क्या हो जाएगा, 0, लेकिन तब सर्किट में करंट क्या होगा, मैक्सिमम, और वो आई नोट होगा। और तब कैपेसिटर के अंदर कोई एनर्जी नहीं होगी, मतलब यू ई क्या होगा, 0, तो तब यू बी मैक्सिमम होगा, वो 1/2 क्यू स्क्वायर बाय सी बोल दो या 1/2 एल आई नोट स्क्वायर। तो जब कैपेसिटर फुली डिस्चार्ज हो जाएगा, कैपेसिटर पे चार्ज 0 है, तब सर्किट में करंट मैक्सिमम होगा आई नोट। तब इंडक्टर के अंदर कितनी एनर्जी स्टोर होगी मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में, 1/2 एल आई नोट स्क्वायर, और वो 1/2 कैपिटल क्यू स्क्वायर बाय सी के ही बराबर आनी है, ये बात पक्की है, ठीक है। क्योंकि जब आप आई नोट को क्यू ओमेगा पुट करोगे और ओमेगा को 1/√L से पुट करोगे, तो ये दोनों चीजें बराबर आएंगी, 1/2 एल आई नोट स्क्वायर क्यू स्क्वायर बाय 2c के बराबर आएगा पक्का, ठीक है। अब हम एक रिलेशन देखेंगे इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फ्लक्स के बीच में। तो देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में हमने क्या पढ़ा है, जब किसी कोयल से मैग्नेटिक फ्लक्स टाइम के साथ चेंज हो, फैराडे का फर्स्ट लॉ क्या कहता है, तो उस कोयल में ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। और सेकंड लॉ क्या कहता है फैराडे का, वो जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा कोयल में, वो रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स के बराबर होगा, मतलब d∅dt या -d∅dt जैसा भी आप बोलते हो। हाँ, स्टैंडर्ड तो -d∅dt लिखा जाता है, माइनस साइन लेंज लॉ के अकॉर्डिंग होता है। लेकिन अगर वो सर्किट क्लोज हुआ, मतलब वो कोयल अगर क्लोज हुई, तो उसमें करंट भी इंड्यूस हो जाएगा, कंडक्टिंग कोयल है, इसमें इसके थ्रू मैग्नेटिक फ्लक्स टाइम के साथ मान लो बढ़ रहा है, चेंज हो रहा है, और मान लो बढ़ रहा है, मतलब ऐसे मैग्नेटिक फील्ड है और वो टाइम के बढ़ने से बढ़ रही है, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड। तो ऐसे मैग्नेटिक फ्लक्स टाइम के साथ बढ़ेगा ना इस कोयल से, तो ईएमएफ इंड्यूस होगा इस कोयल में। फैराडे का फर्स्ट लॉ तो यही बोलता है, अगर फाई टाइम के साथ चेंज हो, मान लो यहाँ पे फाई टाइम के साथ ऐसे बढ़ रहा है फ्लक्स, तो ईएमएफ इंड्यूस तो होगा इस कोयल में। और कितना होगा ईएमएफ इंड्यूस,
अगर इंड्यूस्ड ईएमएफ के मैग्नीट्यूड की बात की जाए तो वो कितना आएगा, d∅dt ही तो आएगा, क्योंकि फ्लक्स टाइम के साथ बढ़ रहा है तो d∅dt की वैल्यू पॉजिटिव आएगी ना। तो किसी टाइम पे इतना ईएमएफ इंड्यूस होगा ना इस कॉइल के क्रॉस, मतलब इस कॉइल में इतना ईएमएफ इंड्यूस होगा किसी टाइम पे। और क्योंकि ये कॉइल क्लोज है, सर्किट क्लोज है, तो इस इंड्यूस्ड ईएमएफ के कारण एक करंट भी इंड्यूस होगा जिसको इंड्यूस्ड करंट बोलेंगे। और वो लेंज लॉ क्या बताता है, वो इंड्यूस्ड करंट कुछ इस तरीके से इंड्यूस होता है कि वो बढ़ते हुए मैग्नेटिक फ्लक्स को घटाने की कोशिश करेगा। अगर मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ रहा है तो घटाने की कोशिश करेगा, अगर मैग्नेटिक फ्लक्स घट रहा होता तो बढ़ाने की कोशिश करता। हाँ, इसमें इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ रहा है तो इंड्यूस्ड करंट कुछ इस तरीके से आएगा कि इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फ्लक्स जो बढ़ रहा है उसको घटाने की कोशिश करेगा। तो इंड्यूस्ड करंट तो ऐसे आएगा ना, आई, कि इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फ्लक्स को, बढ़ते हुए मैग्नेटिक फ्लक्स को घटाने की कोशिश करेगा, अगर इस पर्टिकुलर केस की बात करें तो। ठीक है, चलो इंड्यूस्ड करंट तो आ गया। अब इसमें ये कंडक्टिंग वायर ही तो है, ये कॉइल कंडक्टिंग ही तो है, इंड्यूस्ड करंट आ गया तो एक तरह से इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड भी इंड्यूस होगी ना इस वायर के अंदर, और वो करंट की डायरेक्शन में ही होती है, ई। ठीक है ना। इस कोयल का छोटा सा पोर्शन ले लिया जाए, कोयल की छोटी सी लंबाई dl, तो dl वेक्टर ऐसे आएगा। तो E डॉट dl मेरे को ये बताओ क्या आएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ, मतलब वोल्ट पर मीटर। और डॉट dl अगर आप कर दो तो ये जो मेरी कोयल है, इस कोयल की छोटी सी लंबाई जो dl है, तो यहां से यहां तक इस छोटी सी लंबाई dl में कितना पोटेंशियल ड्रॉप हो जाएगा, E डॉट dl, मतलब इस छोटी से पोर्शन के अक्रॉस कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा एक तरह से, E डॉट dl। मेरे पास तो ये कंप्लीट कोयल है ना, कंप्लीट कोयल में कितना टोटल इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा, d∅dt। इस छोटे से पोर्शन के अक्रॉस कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा या कितना पोटेंशियल ड्रॉप होगा, इतना वोल्ट पर मीटर इंटू में मीटर, इतना वोल्ट होगा, ऑब्वियसली वेरी स्मॉल आएगा ये। पूरी कोयल में टोटल कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा, d∅dt। अगर मैं इसको इंटीग्रेट कर दूं तो टोटल ईएमएफ इंड्यूस के बराबर आ जाएगा ना ये, मतलब इस छोटे से पोर्शन के क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप प्लस अगले छोटे से पोर्शन के क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप प्लस अगले छोटे से पोटेंशियल के क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप, ऐसे करते करते मैं पूरी कोयल को कवर कर लूँ, मतलब एक तरह से इंटीग्रेशन है ना। तो वो एक तरह से इस पूरी कोयल में टोटल ईएमएफ इंड्यूस आ जाएगा ना, मतलब d∅dt। तो एक तरह से ये क्या है, लाइन इंटीग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग दिस क्लोज्ड लूप। ये तो क्लोज्ड है तो यहां पे ऐसे सर्कल का साइन लगा दो, ठीक है। तो ये होता है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फ्लक्स में रिलेशन। अगर आप स्टैंडर्ड वे में लिखोगे, मतलब जनरल, तो आपको क्या लिखना होगा, लाइन इंटीग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड E डॉट dl अक्रॉस ए क्लोज लूप विल बी इक्वल टू माइनस d∅dt। ठीक है, ये माइनस साइन आपको लगाना होगा अगर स्टैंडर्ड बात करो, ठीक है। हाँ, इस पर्टिकुलर न्यूमेरिकल में इस कोयल में से इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फ्लक्स टाइम के साथ बढ़ रहा था, तो
तो इस कॉइल में ईएमएफ भी इंड्यूस होगा किसी टाइम पे। और इंड्यूस्ड ईएमएफ का मैग्नीट्यूड की अगर बात करूं, वो d∅dt होगा या माइनस d∅dt, क्योंकि फ्लक्स टाइम के साथ बढ़ रहा है तो d∅dt पॉजिटिव आएगा। तो किसी टाइम पे इस कॉइल में टोटल कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा, d∅dt लिखना होगा, ठीक है। और कॉइल क्लोज है तो इंड्यूस्ड करंट भी आएगा, एक इंड्यूस्ड करंट फ्लो करेगा I। तो इस वायर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड भी तो आएगी ना, ऐसे करके, यहाँ पे ऐसे करके आ जाएगी, टेंजेंट टू वायर करंट के अलोंग। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड का लाइन इंटीग्रेशन अलोंग दिस क्लोज लूप मीन्स ये क्या बताएगा आपको कि ये जो कॉइल है, इस कॉइल के अंदर टोटल कितना ईएमएफ इंड्यूस है या टोटल कितना ईएमएफ इंड्यूस है। तो वो d∅dt है ना, तो इसको d∅dt लिख दो। ये तो इस पर्टिकुलर न्यूमेरिकल के लिए है, इस पर्टिकुलर केस के लिए। लेकिन आपको अगर जनरल रिलेशन लिखना हो बिटवीन इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फ्लक्स, वो आप ऐसा लिखोगे, यहाँ पे माइनस साइन जरूर लगाओगे, ठीक है। तो ये है स्टैंडर्ड रिलेशन बिटवीन इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि E होगी एंड मैग्नेटिक फ्लक्स, और वो क्या फाई। इंड्यूस्ड करंट आया है तो इस कॉइल के अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी आएगी, उसको बोलेंगे इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड E। और उस इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड का लाइन इंटीग्रेशन अक्रॉस या अलोंग दिस क्लोज लूप वो ये हो जाएगा। यहाँ पे मैंने ये सर्कल सा क्यों लगाया, क्योंकि लूप क्लोज है ना इसलिए। और वो क्या हो जाएगा, टोटल ईएमएफ इंड्यूस अक्रॉस या इन दिस लूप बोल दो या इन दिस कॉइल, ठीक है। जनरल ऐसे लिखा जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे माइनस साइन जरूर लगाना। तो ये इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड E और मैग्नेटिक फ्लक्स, इन दोनों में रिलेशन ये होता है, ठीक है। तो आज ये आपका जो चैप्टर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन EMI वो कंप्लीट हो गया है। तो नेक्स्ट लेक्चर से हम अल्टरनेटिंग करंट AC को स्टार्ट करेंगे। तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।